गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी एमसीक्यू के थ्रू। सो द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स होंगे उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luttra पे मुझे भेज सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीएफएलआई के बारे में जानेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। देन एक टेलीस्कोप को लेकर डिस्कशन होगा, वीपीएन को लेकर डिस्कशन करेंगे, 7 इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए यहाँ पर हम स्टारलिंक को डिस्कस करेंगे। इंडियन रेलवेज ने अपने कुछ टारगेट्स दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हुए पेंजिया जो आपका बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है न्यूज में था इसको डिस्कस करेंगे। YouTube के ऊपर वेरियस आपके पैकेजेस अवेलेबल हैं, वेरियस सब्सक्रिप्शन बेसिकली अवेलेबल है जिसके अंदर आपको अलग अलग वीडियोस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ज्वाइन बटन होता है जो आपके सब्सक्राइब बटन के साथ आता है इस पे प्रेस करिएगा। अलग अलग जो आपके वेरियस सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसको आप देख सकते हैं। YouTube आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन देता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो इंटरेक्शन होता है वो YouTube के साथ होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल कोर्स को पूरे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको exam.netmoc.com पे जाना पड़ेगा जहां पर आपको वीडियोस तो मिलते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा वीडियोस मिलते हैं जो YouTube के पास अवेलेबल है। YouTube के अंदर हमने अपलोड करे हैं उससे एक्स्ट्रा वीडियो वहां पे हम लेंगे आपको exam.netmoc.com पे अलोंग विद पीडीएफ्स एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, लिमिटेड वीडियोस देखने हैं, यू कैन गो फॉर द यूट्यूब। लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स करना है देन यू हैव टू कम टू exam.netmoc.com। तो यहाँ पे चूज करिएगा कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। अगर लगता है कुछ वीडियोस देखने हैं तो गो यू कैन इजिली गो टू यूट्यूब एंड वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लगता है कि नहीं पूरा कोर्स कंप्लीट करना है देन यू कैन कम टू exam.netmoc.com। चलिए, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारी आने वाली है और वो स्लाइड है हमारी टारगेट सेटिंग की। तो यहाँ पर 10 एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे इस वीडियो के अंदर। 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक है यू विल बी इन द टॉपर कैटेगरी। 6 to 7 एमसीक्यूज ठीक है तो सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी में आप आएंगे। 4 से 5 एमसीक्यूज ठीक है तो एस्पिरेंट कैटेगरी में, लेस देन इक्वल टू 3 तो स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे। कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर करिएगा आप, लेकिन अपने टारगेट को जरूर सेट करें। हो सकता है आप सेट करें कि 5 में स्कोर करूंगा, 7 भी सेट कर सकते हैं, 6 भी सेट करते हैं, 9 भी और 10 भी सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीएफएलआई। सीएफएलआई अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो चारों में तो इंडिया तो होगा। क्या इंडिया ने यूके के साथ मिलकर अनाउंस किया, यूएस के साथ, जापान या फिर श्रीलंका के साथ? टाइम पीरियड 10 सेकंड का आपके सामने है, मैंने इसे शुरू कर दिया है। तो इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके बीच में 11th इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग मीटिंग जो वो भी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके ने, तो बेसिकली इंडिया यूके की 11वीं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग मीटिंग हुई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके ने अनाउंस किया सीएफएलआई। सीएफएलआई क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत इंडिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, किस चीज के लिए, ताकि क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंसिंग करी जा सके। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कैसे यहां पर आया जा सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इट सीक्स टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। लॉन्ग टर्म एफर्ट यहां पर करे जाएंगे। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जाएंगे ताकि यहां पर जो इंडिया है उसके अंदर प्राइवेट कैपिटल को स्केल अप किया जा सके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा लिमिटेड होता है। क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिमिटेड लिए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पैसे को कैसे यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है उसको लेकर सीएफएलआई फैसिलिटेट करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछ रहा है 2 स्टेटमेंट देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इंडिया जो है पूरी दुनिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशन के अंदर 27% कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है एज पर द पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट वी हैव अ टारगेट ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो यहां पर जो टारगेट रखा गया वो 450 गीगावाट का रखा गया 2030 तक, जो कि इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है। तो मैंने टाइम पीरियड यहां पर शुरू कर दिया है, जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या सही होगा क्या गलत होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको लेकर। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर टारगेट की तो सिर्फ इंडिया 7% कंट्रीब्यूट करता है, ना कि 27%। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है गलत। पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट की बात करें तो हमारा यस टारगेट है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से कितना हमारा एनर्जी का जनरेशन होना चाहिए और 2030 तक का टारगेट जो अगले 8 सालों में हमें अचीव करना है, 8-9 सालों के अंदर, वो 450 गीगावाट पर रखा हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। तो हमें टारगेट क्या सेट किया है, क्या अचीव करना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो कितना कंट्रीब्यूशन है
वो भी आपको पता होना चाहिए। 7% है, 27% नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग गाया टेलीस्कोप। गाया टेलीस्कोप के बारे में पूछे, कौन सी एजेंसी को बिलोंग करता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, जापानीज एजेंसी को, नासा को, या फिर इसरो को? तो यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने शुरू कर दिया है आपका, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। क्या नाम है इसका? ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो आंसर तो हो जाएगा ए। इसका गोल है, इट्स गोल इज टू क्रिएट द लार्जेस्ट, मोस्ट प्रिसाइज, सबसे बड़ा, सबसे प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट 3 डायमेंशनल मैप जो है वो बनाना है मिल्की वे का। ठीक है, बाय सर्वेइंग अबाउट 1% ऑफ गैलेक्सीज 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है, तो बेसिकली मिल्की वे को मैप करने का जो काम है वो इसको दिया गया है, जो कि ये काफी अच्छे से कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ पे, टेलीस्कोप को लेकर बात तो हमारी हो गई, किसके द्वारा लेकर आया गया, क्या ये करने वाला है, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन को लेकर है। पूछा गया वीपीएन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। ये क्या करता है? ये जियो रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करता है, हो सकता है। ये क्या करता है? ऑनलाइन प्राइवेसी को डिक्रीज करता है, ये भी हो सकता है। ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है, ये भी हो सकता है। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं। न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली हमारी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को टू ब्लॉक द वीपीएन इन इंडिया। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इंडिया में ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि साइबर थ्रेट्स इसकी वजह से जनरेट हो सकते हैं। हमें से काफी सारे लोग जो है वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना होता है जो कि ब्लॉक करी है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज भी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हैकिंग क्रैकिंग से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली करता क्या है? ये जियो रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर किसी साइट के लिए बैन लगाया हुआ है, तो वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोग वीपीएन को यूज करते हैं और फिर उस रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जो आपका नेटवर्क है वो काफी सारे जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उससे भी कई बार एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, सो इट बाईपास द जियो रिस्ट्रिक्शन। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। कई बार वीपीएन को आपको खरीदना भी पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड ई ऑफिस इन माय ऑफिस, तो वहां पर भी हम लोगों ने वीपीएन के कुछ कनेक्शंस जो थे वो परचेज किए थे, वीपीएन के कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए थे, ताकि जो भी ई ऑफिस के थ्रू फाइल का मूवमेंट हो, ठीक है, डिवीजन से हेडक्वार्टर में जो फाइल जाती है, हेडक्वार्टर से डिवीजन में जो फाइल आती है, उसके अंदर प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। तो ये प्राइवेसी को डिक्रीज नहीं करता, रादर प्राइवेसी को इंक्रीज कर देता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आपको वीपीएन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी, वो आपको देखना पड़ेगा। वहां पर किसी भी तरीके का लूप होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वट एवर फाइल यू आर शेयरिंग ऑन अ पर्टिकुलर वीपीएन नेटवर्क, उसके वीपीएन नेटवर्क के जो लोग होंगे उनको तो डेफिनेटली आपके बारे में पता होगा कि आप कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। वैसे तो फ्रीली भी अवेलेबल है, आप में से काफी सारे लोग इसे यूज करते भी होंगे, बट हाँ, वैसे अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर पेड सर्विसेज भी जो है वो अवेलेबल होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए आपको, यहाँ पर देख लीजिएगा। इलीगल होता है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको यूज करना इलीगल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देन डिक्रीज करता है परफॉर्मेंस को। अगर आप देखेंगे जो वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है किसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल चाइना ने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया फॉर एग्जांपल, या ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, तो क्या वहां के लोग इन साइट्स को खोल नहीं सकते? खोल सकते हैं, उनको सिर्फ वीपीएन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी किसी वेबसाइट को खोला जाएगा जिसको ब्लॉक नहीं किया गया, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, तो वहां पे स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे काफी लोग टोरेंटिंग भी करते हैं, जो कि अगेन इलीगल है डाउनलोड करना। नेवरदलेस मेनी पीपल डू इट बिकॉज ये लॉज जो है इंडिया के अंदर उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करे जाते। हालांकि यहाँ पे प्रोस कॉन्स मैंने आपको बता दिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 7 इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया। इसे कहां पर लेकर आया जा रहा है? बिहार, जेएंडके, हरियाणा या फिर पंजाब के अंदर? टाइम पीरियड मैंने आपको शुरू कर दिया है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली जो एक एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होंगे? बिहार में नहीं होंगे, हरियाणा में नहीं होंगे, पंजाब में नहीं होंगे, ऑफकोर्स कहां बचा? जेएनके के अंदर। जेएनके के जो एलजी हैं उन्होंने रूरल एंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम, जिसको कि 7 कहा गया है, इसको शुरू किया है। और ये शुरू किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो कि 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर काम कर रही है जम्मू कश्मीर के, उनको मेंटर किया जाएगा, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनको मार्केट में सेल भी कर सके। तो मार्केट के साथ लिंकेजेस
जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कितना भी बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर ले, लेकिन अगर उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है तो कितना बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे प्रोडक्ट जो भी होगा वो भी नहीं बिक पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एम है वो यही है, टू क्रिएट मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द अपकमिंग ईयर्स। आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ इनिशिएटिव ध्यान रखिएगा, जो एलजी है जीएनके की, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पहले नोमैड फेस्टिवल, नोमैड डेज जो था उन्होंने सेलिब्रेट किया। कल हमने ये भी देखा कि उनके द्वारा जो लद्दाख है स्टेट का एनिमल स्टेट का बर्ड जो था वो भी डिक्लेयर किया गया, और अभी साथ इनिशिएटिव के अंदर ये नया एक प्रोग्राम उनके द्वारा लेकर आया गया है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का आपका एक बैच अवेलेबल है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं exam.network.com के ऊपर। और जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इफ यू थिंक कि आपकी स्टैटिक पोर्शन की तैयारी उतनी बेहतर नहीं है, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए यू कैन गो फॉर 50 डेज रिवीजन सीरीज। 50 डेज की रिवीजन सीरीज के लिए आप जा सकते हैं। इसमें करंट नहीं मिलेगा आपको, करंट आप यूट्यूब पे कवर कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ करंट का पोर्शन भी डाला हुआ है, लेकिन एनीवेज दैट कैन बी कवर्ड थ्रू आपका जो यूट्यूब चैनल है। लेकिन हाँ, स्टैटिक पोर्शन इसमें काफी अच्छे से कवर किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर किया गया, ताकि कम से कम, क्योंकि टाइम अब है नहीं उतना ज्यादा, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप अपना सिलेबस जो है वो भी काफी हद तक यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज है उसको कवर कर सके। 50 डेज 7 वीक्स 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके कवर कराए जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। क्या 2022 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ये लेना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि 2022 वालों के लिए देयर आर अदर प्रोग्राम्स। शॉर्टकट में उनको तैयारी नहीं करनी है, शॉर्टकट में तैयारी उन्हीं को करनी है जिनके पास टाइम कम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टैटिक पोर्शन पूरे साल में बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, देन यू कैन गो फॉर दिस सीरीज। बाकी जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर 200 डे सीरीज, या फिर फुल फ्लेज मिशन यूपीएससी जो है उसके लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में है कि बताएं ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ के द्वारा, या फिर आईएमएफ के द्वारा। यहाँ पर टाइम पीरियड शुरू कर दिया है, सोचिए इसके बारे में। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है 2020-22 को लेकर अभी लेकर आई गई है, पब्लिश किया गया है इसे, और इसे लेकर आया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, यहां पर बताया गया कि 4 बिलियन से ज्यादा लोग, जो कि अराउंड 53% हो जाते हैं, 53% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उनके पास किसी भी तरीके की सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है कि जब भी व्यक्ति ओल्ड हो जाएगा, कमा नहीं सकेगा, सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, या फिर डिसेबल हो जाएगा, तो क्या उसके पास कोई सेफ्टी नेट अवेलेबल है कि उसके पास खाने पीने के लिए पैसा हो, उसके पास अपना रहन सहन देखने के लिए पैसा हो? तो 53% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सेफ्टी नेट अवेलेबल नहीं है। तो मतलब कोई भी अनहोनी होती है तो उनको किसी दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज को ही बचाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन अब कोविड-19 क्राइसिस के बाद तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि स्टार लिंक के बारे में पूछ रहे हैं। स्टार लिंक को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है, ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी लो लेटेंसी से प्रोवाइड करी जा सके, और लियो के अंदर इसे प्लेस किया गया है। 10 सेकंड्स मैंने शुरू कर दिए हैं, सोचिए इसके बारे में। क्या ये स्पेस एक्स के द्वारा लेकर आया गया है या किसी और बॉडी के द्वारा लेकर आया गया है? फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, पहली बात, इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के और टेस्ला के फाउंडर है, उनके द्वारा इसे लेकर आया गया स्टारलिंक प्रोजेक्ट को। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल टेलीफोनी का यूज करते हैं, 3G 4G को यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड फाइबर को यूज करते हैं। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द सैटेलाइट इंटरनेट। अभी जो इंटरनेट आता है वो हमारे हाई अर्थ ऑर्बिट जो है, जो काफी 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से 35,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई पे सैटेलाइट्स है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, चाहे वो फाइबर हो, फाइबर ऑप्टिक हो, ब्रॉडबैंड हो। ठीक है, लेकिन अभी ये जो नया नेट प्रोवाइड किया जाएगा ये सैटेलाइट के थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट बिल्कुल जमीन के पास होने वाली 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जिसे कि लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो यहाँ पे लेटेंसी कम होगी। इमेजिन करें एक नेट यहाँ से आ रहा है और एक नेट यहाँ इतनी दूर से आ रहा है, तो लेटेंसी डेफिनेटली जो दूर वाला है वहां पर ज्यादा होंगे। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी लो लेटेंसी से प्रोवाइड करेगा। लेटेंसी मतलब जिसमें डिले होता है, जैसे आप रियल टाइम देख रहे होंगे, रियल टाइम में आपने देखा होगा ना कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है या फिर कोई भी लाइव चीज देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, जो चीज एक्चुअल में लाइव में ग्राउंड में हो रही है वो आपको 3 से 5 सेकंड की डिले होकर दिखाई दे रही है, वो लेटेंसी भी यहाँ पर काफी हद तक खत्म हो जाएगी, उसे कहते हैं लोअर लेटेंसी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, इसे 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाएगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट को देके पूछे हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन रेलवे का गोल है नेट जीरो एमिशन का बाय 2030। 2030 का बात यहां पे करिए कि 2030 तक क्या करेंगे, बताएं। 2030 तक हम नेट जीरो यहां पर होने वाले हैं। हो सकता है इट कुड हेल्प इंडिया मीट 5% ऑफ पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट। तो पेरिस अग्रीमेंट का जो कमिटमेंट है वो हम यहां पर 5% तक हम अचीव कर सकते हैं।
इंडियन रेलवे प्लान्स टू फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक बाय 2025, 2025 तक हम अपनी जो पूरे ट्रैक्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करने वाले हैं। बताएं, कुछ रिसर्चर्स जो थे उनसे यहाँ पर लेकर बात हुई और उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जिसमें एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी गई जिसमें बताया कि इंडियन रेलवे जो है वो कह रही है कि उसको नेट जीरो बनना है 2030 तक। ठीक है, यहाँ पे भारत तो 2050 तक होगा नेट जीरो, चाइना 2060 तक होगा। अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग टारगेट दे रही है और यहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी 2030 का टारगेट रखा है। और डेफिनेटली जो पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स है भारत का, ऐसे ही दूसरे देशों ने भी अपने अपने कमिटमेंट्स दिए हैं, वहां पर उसे अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इंडियन रेलवे प्लान्स टू फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक बाय 2023, 2023 का टारगेट रखा है भारतीय रेल के द्वारा कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। मतलब डीजल का कंजम्पशन कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत की रेलवे जो है वो डीजल का कंजम्पशन काफी ज्यादा करती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो काफी ज्यादा होता है। वो काफी हद तक रुक जाएगा जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट जो है इनका इस्तेमाल शुरू होता है। ठीक है, तो हम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसमें इंडियन रेलवे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर है। पूछ रहा है, इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है, कौन सी दोनों में से स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इंडिया एम्स टू जनरेट 40% ऑफ इट्स पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, 2030 तक हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। और इंडिया का एम है कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन 33 से 35% जो है वो कम करना है ऑफ इट्स इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, 2030 तक हमें 2005 के लेवल से कंपेयर किया जाए 33 से 35% तक की कमी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के अंदर लेकर आनी है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, अगर बात करी जाए तो टू जनरेट 40% ऑफ इट्स पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, ये डेफिनेटली हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। हमें कार्बन सिंक जो है वो भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और वो हमारा होगा 2.5 से 3 बिलियन टन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको यहाँ पर कार्बन सिंक के तौर पे उसे यहाँ पे सिक्वेस्टर करना पड़ेगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारा टारगेट जो दिया 2030 का वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड इवन अगर हम बात करें 2030 को 2005 से कंपेयर करते हुए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की, तो वो भी 33 से 35% तक कम करने की बात करी गई है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाता है सी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बेसिक ज्योग्राफी से है। क्यों क्वेश्चन बनाया, न्यूज में था इस वजह से बताता हूं। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है, ये किन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? अंगारालैंड लोरेशिया, गोंडवाना पेंथलासा, पेंथलासा लोरेशिया, गोंडवाना लोरेशिया। इजी क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक 6th क्लास की 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो डेफिनेटली इसके बारे में कुछ आइडिया तो आपको होगा, और अगर आगे की और भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया ही हुआ है। देखिए होता क्या था, पहले भी मान लीजिए दिस इज ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इसके अंदर पहले एक मास था, पूरा एक लैंड फॉर्म था, ठीक है, एक लैंड का टुकड़ा था। ये जो टुकड़ा था इसे कहा जाता था क्या? पेंजिया, ठीक है। बाकी जगह क्या है? ये पानी था सारा, इसे कहा जाता था पेंथलासा। और इजी फॉर्म में पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। तब अलग अलग कंट्रीज नहीं थी, ना ही अलग अलग कॉन्टिनेंट थे, जो था यही था। और पेंथलासा को कहा जाता था सुपर ओशन, ठीक है। तो ये हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, ये था हमारा सुपर ओशन। जब कुछ टाइम बीता 200-300 मिलियन ईयर्स, ये जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया था, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना शुरू हुआ। एक पार्ट चला गया साउथ में, एक पार्ट चला गया नॉर्थ में, ठीक है। ये हो गया लोरेशिया। तो यहां पे आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बन गया। और फिर फर्दर इसमें से अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग कंट्रीज जो थी वो सेपरेट होना शुरू हो गई, जिसे हम आज ग्लोब के ऊपर देखते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में और अलग अलग ओशंस के बीच में। अब यहाँ पे एक स्टडी करी गई जिसमें बताया गया कि जैसे पेंजिया से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, 200-300 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा, इसी तरीके से अब इसका रिवर्स प्रोसेस जो वो भी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर दोबारा से एक पेंजिया बन जाएगा। मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो रिवर्स होने की बात कुछ साइंटिस्ट के द्वारा करी गई है। तो यहाँ पे तो फिलहाल आपका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, ऊपर लोरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। रिवीजन के अंदर हम लोग एक्टिव रिवीजन करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो जानते हैं कि एक्टिव रिवीजन का क्या मतलब होता है, कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर करेंगे, जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से मुझे बताएं CFLI किस किस के बीच में लाया गया? इंडिया को हेल्प करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए, क्लाइमेट
रिलेटेड इश्यूज को फाइनेंस करने के लिए इंडिया और यूके के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस की बात करी थी, बताएं इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 450 गीगावाट तो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं 2030 तक, जो डेफिनेटली हमें पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस के अंदर 7% है। जो आपका गाया टेलीस्कोप है किसको बिलोंग करता है? जो पर्टिकुलर एजेंसी है उसका नाम मुझे जल्दी से बताएं। मिल्की वे को 3 डायमेंशनल मैप बनाने की कोशिश करी जा रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीपीएन का क्या इस्तेमाल करते हैं आप, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जियो रिस्ट्रिक्शन को ये बाईपास करता है, कॉस्ट को इंक्रीज करता है, ऑनलाइन प्राइवेसी को भी इंक्रीज करता है। इसके कुछ फायदे नुकसान जो थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे बैन कर देना चाहिए। 7 इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया किस चीज को लेकर है, कहां पर आया, ये बताएं मुझे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को हेल्प करने के लिए, ताकि उनके प्रोडक्ट को सेल कराया जा सके, ठीक है, जेएनके के अंदर लेकर आया गया, ध्यान रखिएगा। दीज आर द वेरियस कोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, ये मुझे बताएं। और यहाँ पर क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर था, यस और नो, ये भी बताएगा। मोर देन 4 बिलियन पीपल और 53% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, आईएलओ के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन जो है स्टारलिंक को लेकर हुआ। स्टारलिंक के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था? इट इज लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स, स्पेसएक्स के द्वारा इसे लेकर आया गया है। क्या इससे किस एरिया के अंदर फायदा मिलने वाला है वो बताइएगा। लो अर्थ ऑर्बिट पर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसे रखा गया है। यहाँ पर लो लेटेंसी का हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलने वाला है। क्या किसी कंट्री के अंदर ऑलरेडी इसे इंप्लीमेंट किया जा चुका है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू नो अबाउट इट। देन हमारा डिस्कशन जो हुआ था वो इंडियन रेलवे को लेकर हुआ था। तो यहाँ पर 5% पेरिस एग्रीमेंट को कमिटमेंट को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये बताएं मुझे किस साल तक जो इंडियन रेलवे है वो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं। 2030 तक का नेट जीरो का टारगेट तो रखा गया, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक होगा? पूरा 2023 यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में जो 2 फैक्ट्स पढ़े थे वो भी हमारे करेक्ट हो जाते हैं, दोनों ही यहाँ पर सही दिए हुए थे। एंड फाइनली हमने देखा कि पेंजिया किन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, बताइए मुझे। पेंथलासा सुपर ओशन, सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो आपका पेंजिया था। गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के अंदर इसका डिफरेंशिएशन बाइफर्केशन हुआ था, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूं, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रीलिम्स क्वेश्चन, जो कि एक दिन पहले से होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि कल पढ़ी हुई चीज, 24 घंटे पहले पढ़ी हुई चीज आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन आपके सामने आता है। कल मैंने आपसे पूछा था ओईसीडी हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में या तो एबीसीडी करके आंसर कर सकते हैं, और बेटर ये रहेगा कि आप मुझे पूरा लिख के बताएं कि क्या आंसर पेरिस है या बर्न है, और या फिर लिख दीजिएगा ओईसीडी हेडक्वार्टर इज इन, जो भी नाम आप यहां पर बताना चाहें, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। मेंस के क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स के बाद मिलना शुरू होंगे, ताकि अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकें। जितने भी आपने टारगेट सेट किए थे उसमें आपने अचीव कितना किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पूरे पर्टिकुलर जो वीडियो है इसका लिंक आपको चाहिए तो टेलीग्राम जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको exam.netmock.com, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, exam.netmock.com के ऊपर आपका ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट चल रहा है। तो ये आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड एवरी वीक ये आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thank you once again for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.